प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष विज्ञान के चतुर्थ यूनिट में सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, इस अध्याय के बारे में हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर अध्ययन करेंगे। लिंग निर्धारण, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली संतति नर होगी या मादा होगी, या हम कह सकते हैं मेल होगी या फीमेल होगी, इसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो है किस प्रकार से ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं जो कि लिंग का निर्धारण करने का कार्य करते हैं। वो किस प्रकार का कॉम्बिनेशन उनमें होता है, उसी के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन वाज ट्रेस्ड बाय हैंकिंग in specific nuclear structures during spermatogenesis of some insects. He found that 50% of the sperm received these specific structure, whereas 50% sperms did not receive it. He gave name of this structure as the X body, and this was later named as X chromosome. So the X chromosome was first identified by the Hanking, which was found in only 50% of the sperms. The first system which was found in XXXO type, जो कि ग्रास होपर के अंदर पाया जाता है। ग्रास होपर के अंदर क्रोमोजोम के 12 पेयर पाए जाते हैं और हम कह सकते हैं कि उसमें 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि अगर हम देखें तो उसके नर के अंदर केवल 23 गुणसूत्र होते हैं और जबकि मादा के अंदर ये 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जितने भी उसके अंदर एग बनते हैं, अंड बनते हैं, उनके अंदर एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है ऑटोसोम्स के साथ में, जबकि जो स्पर्म्स होते हैं उनमें 50% के अंदर एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है, जबकि 50% के अंदर वो नहीं पाया जाता है। सो द एग फर्टिलाइज विद स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोजोम बिकम्स फीमेल। 22 ऑटोसोम है और एक्स जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर मादा संतति बनेगी, जबकि ऐसे एग जो कि केवल एक्स वाले स्पर्म से ही फर्टिलाइज करते हैं उनके अंदर मेल होने के चांस होते हैं। और जिसे हम 22XO लिखा है यहाँ पर, ओ का मतलब यहाँ पर नील है। कहने का मतलब है कि जो इसके अंदर जितने भी नर संतति होती है उनके अंदर केवल 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि मादा के अंदर ये 24 गुणसूत्र होते हैं और मादा के अंदर ये 22 + XX जो कि 2 सेक्स क्रोमोजोम है, जबकि नर के अंदर 22 + ओनली एक्स होता है, इसलिए ये 23 गुणसूत्र ही मादा के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा सिस्टम जो कि XXXY टाइप है, सामान्यतः ये जो लिंग निर्धारण का तरीका है वो इंसेक्ट्स के अंदर और मैमल्स के अंदर पाया जाता है। और इंसेक्ट्स और मैमल्स के अंदर दोनों ही के अंदर मेल और फीमेल के अंदर सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। फीमेल हैज़ ऑटोसोम्स एंड पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम, whereas male has autosomes plus one large X chromosome and one very small Y chromosome. अगर हम इस उदाहरण को अगर हम समझें तो जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि ऑटोसोम के रूप में होते हैं, और नर के अंदर ये XY क्रोमोजोम पाए जाते हैं, इस प्रकार 24 गुणसूत्र होते हैं, जबकि मादा के अंदर ये XX गुणसूत्र होते हैं। तो 22 + XX दैट इज फीमेल and 22 + XY that is male. In this type of male is heterogamety and female is homogamety. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो है नर के अंदर ये XY पाया जाता है, Y गुणसूत्र होता है और Y गुणसूत्र के कारण ही उसकी जो है नर के रूप में पहचान होती है, जबकि मादा के अंदर ये दोनों ही सेक्स क्रोमोजोम जो वो XX के रूप में पाए जाते हैं। तीसरा सिस्टम जो कि JW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का तरीका पाया जाता है, जो कि बर्ड्स में पाया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ बर्ड्स द फीमेल बर्ड्स हैज 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोजोम्स नेम्ड एज Z and W, वेल द मेल बर्ड हैव ओनली 2 सिमिलर सेक्स क्रोमोजोम दैट इज कॉल्ड एज Z। यहाँ पर थोड़ा सा अलग प्रकार का सिस्टम है जो कि बर्ड्स में पाया जाता है, और यहाँ पर बर्ड्स के अंदर जो कि नर होता है उसमें सिमिलर टाइप का क्रोमोजोम पाया जाता है जो कि Z कहलाता है, जबकि फीमेल के अंदर ये JW पाया जाता है। और इसके अंदर जैसा कि हम देखते हैं फीमेल के अंदर हेट्रोगेमिटी होती है, जबकि मेल के अंदर होमोगेमिटी, मीन्स द बोथ सेक्स क्रोमोजोम दे आर हैविंग आर Z in each gamete, whereas in female one chromosome is having a Z type of chromosome and another has
हैविंग W टाइप ऑफ क्रोमोजोम। तो बर्ड के अंदर ये इस प्रकार का सिस्टम पाया जाता है जिसे हम ZZW लिंग निर्धारण की पद्धति कहते हैं। Sex linked inheritance in Drosophila. Wild variety of Drosophila has red eye, brown color body and normal wing size. The mutated Drosophila has white eye, a yellow color body and short wings. The gene responsible for color of eye, body and wing size are present on X chromosome. When a red eye female Drosophila is crossed with white eye female male and the F1 generation are red eyed. हम देखते हैं कि जो है F1 जनरेशन के अंदर ये सारे के सारे जो है वो लाल आंख वाले होते हैं। When male and females of F1 are crossed in F2 जनरेशन, जितनी भी फीमेल होती है वो रेड आइड होती है और मेल के अंदर भी 50% मेल जो है वो वाइट होते हैं और 50% जो वो रेड आइड होते हैं। तो ड्रोसोफिला के अंदर ये जो क्रॉस यहाँ पर दिखाया गया है, एक तरफ आपको रेड आइड फीमेल दिखाई है, हम देख रहे हैं यहाँ पर ये रेड आइड फीमेल है और मेल जो है वो वाइट आइड है और इसके गेमिट जो है वो रेड आइड गेमिट है। इसी प्रकार से इधर जो है ये भी रेड आइड है, क्योंकि F1 जनरेशन के अंदर रेड आइड जो कि सेक्स लिंक्ड क्रोमोजोम के होने की वजह से F1 जनरेशन के सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे रेड आइड हैं। लेकिन अगर F1 जनरेशन का सेल्फिंग कराया जाए तो F2 जनरेशन के अंदर हम देखते हैं कि 75% ऑफ जनरेशन दैट इज़ रेड आइड एंड 25% जनरेशन इज़ ओनली वाइट आइड। जहाँ पर जो दो फीमेल बनेंगे वो सारे के सारे रेड आइड होंगे और मेल के अंदर 50% रेड आइड होंगे और 50% वाइट आइड होंगे। यहाँ पर उसी क्रॉस को वापस दिखाया गया है किस प्रकार से रेड आइड और वाइट आइड फीमेल और मेल को क्रॉस कराया जाता है। और F1 जनरेशन के अंदर देखते हैं कि जो है सारे के सारे जो है वो रेड आइड होते हैं। और अगर F1 जनरेशन की जब सेल्फिंग कराई जाती है तो हम देखते हैं कि जो फीमेल है वो 100% जो है वो रेड आइड होती है, जबकि मेल के अंदर 50% वाइट आइड भी बनते हैं। लिंकेज द मॉर्गन क्रॉस्ड येलो बॉडी वाइट आइड म्यूटेड फीमेल टू ब्राउन बॉडी रेड आइड वाइल्ड टाइप ऑफ फीमेल। F1 जनरेशन ही गॉट फीमेल्स आर वाइल्ड टाइप and intercross their F1 progeny. He observed that the two genes did not segregate independently to each other and the F2 generation ratio deviated from 9:3:3:1. मॉर्गन का जो ये प्रयोग था उसमें हमसे देखा कि जो है ये जो क्रॉस हमने पिछली स्लाइड में दिखाया था उसके अंदर वो रेशो जो है 9:3:3:1 होना चाहिए, लेकिन उस रेशो से ये डेविएट कर जाता है क्योंकि कुछ जीन्स जो होते हैं वो अलग नहीं हो पाते हैं, सेग्रीगेट नहीं हो पाते, और सेग्रीगेट नहीं होने के कारण ये क्रोमोजोम के ऊपर लगे हुए जीन एक साथ इनहेरिटेज हो जाते हैं, एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। और व्हेन जीन दैट इनहेरिटेड टुगेदर विद द अदर जीन एज दे आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ दीज टू जीन्स टुगेदर इज कॉल्ड एज लिंकेज। और जिसे हम सहलग्नता कहते हैं। तो सहलग्नता के कारण इस प्रकार की कंडीशन जो है वो देखी जाती है ड्रोसोफिला के अंदर। और मॉर्गन ने अपने उस उदाहरण के द्वारा लिंकेज को समझाने की कोशिश की। मॉर्गन फाउंड that when genes are grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked while others were loosely linked. कुछ जीन बहुत पास पास होते हैं और कुछ जीन जो है थोड़े से दूर होते हैं, लेकिन जो जीन्स बहुत पास पास होते हैं और टाइटली लिंक्ड होते हैं वो जीन्स जो कि एक साथ रहते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी साथ साथ चले जाते हैं और इसी को हम लिंकेज कहते हैं। सो लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम एंड another the term that is used as recombination. The generation of non-parental gene combinations is called as recombination. As linkage is more than recombination or crossing over is less. They are each other. They are inversely proportional to each other. It occurs in crossing over the chromosomes during meiosis in prophase first, where genes are exchanged by the chromosomes on different chromosomes. They are present and they exchange their part of genes and it leads to the recombination, and therefore it is also called a crossing over. And more the crossing over, less the linkage, and more the linkage, then less the crossing over. Then mutation, the phenotypic variation occurs due to change in
जीन और डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे उसके डीएनए या जीन की सीक्वेंस में परिवर्तन आ जाता है, उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन जो कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है उसे हम उत्परिवर्तक कहते हैं। और द लॉस और गेन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट्स इन अल्टरेशन ऑफ क्रोमोजोम एंड इट इज कॉल्ड एज क्रोमोजोमल एब्रेशन। अगर किसी क्रोमोजोम के किसी डीएनए के सेगमेंट में कमी होना, उसे अधिकता होना, या उसके जो नाइट्रोजन बेसेज हैं उनका डिलीट हो जाना या इंसर्ट हो जाना, ये सारी जो चीज़ें जब क्रोमोजोम के अंदर पाई जाती है तो इसे हम गुणसूत्रीय एबनॉर्मलिटीज या हम कह सकते हैं एब्रेशंस कहते हैं, जिसको हम क्रोमोजोमल एब्रेशंस के नाम से जाना जाता है। जीन म्यूटेशन के अंदर एक पर्टिकुलर सिंगल बेस पेयर डीएनए के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसकी कारण जो है उसके जीन के स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है और इसीलिए हम इसे जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और ये उदाहरण जो हम सिकल सेल एनीमिया के द्वारा हम समझ सकते हैं। आगे आने वाली स्लाइड में हम सिकल सेल एनीमिया का उदाहरण देखेंगे। नाउ पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? पेडिग्री एनालिसिस द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ ए फैमिली इज कॉल्ड एज पेडिग्री एनालिसिस। किस प्रकार से हम पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का और जेनेटिक ट्रेट्स का अध्ययन करते हैं कई सारी पीढ़ियों तक। अगर हम इनहेरिटेंस का अध्ययन पीढ़ी दर पीढ़ी करें तो इसे हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। इट हेल्प्स इन जेनेटिक काउंसलिंग टू अवॉइड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और कई बार पेडिग्री एनालिसिस इसलिए किया जाता है कि इसे आने वाली पीढ़ियों के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर उत्पन्न हो, उसको रोकथाम के लिए, उसकी जानकारी के लिए हम लोग पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। और ये एक जेनेटिक काउंसलिंग के रूप में भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर दो प्रकार के होते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं, दूसरे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय द अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। It obeys the principle of Mendelian inheritance during transmission from one generation to the another generation. The examples are the hemophilia, color blindness, cystic fibrosis, sickle cell anemia, phenylketonuria, thalassemia. These are the genetic disorders that is also called as Mendelian disorders. Whereas another type of the disorders that are called the chromosomal disorders, that is caused due to the absence or excess of abnormal arrangement of one or more chromosome, where chromosome number has been increased or decreased, and due to which some symptoms or syndromes are originated in the organisms. They are called as Down syndromes, Klinefelter syndromes, Turner syndrome. These are the chromosomal disorder because of the lessening or increasing in number of chromosomes or a particular chromosome causes such type of syndromes. The hemophilia is the disease, is a sex-linked disease, and it is a sex-linked recessive disease. The defective individual continuously bleed to a simple cut. हीमोफीलिया के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब कोई कट या चोट लगती है तो उससे लगातार खून बहता रहता है और उसके अंदर कोई भी थक्का नहीं बनता है, और थक्का नहीं बनने के कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, और एक्सेसिव ब्लीडिंग से कई बार ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो जाती है। तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो कि सेक्स लिंक्ड है और वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसका जीन पाया जाता है। और इन दिस डिजीज ए सिंगल प्रोटीन दैट इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज इफेक्टेड। और जो सिंगल प्रोटीन जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है वो क्लोटिंग को अफेक्ट करता है, और वो एक सिंगल प्रोटीन होता है जो इस डिजीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। और ये डिजीज़ जो है वो अनअफेक्टेड कैरियर से फीमेल से मेल प्रोजेनी को ट्रांसफर होती है। सामान्यतः इसके अंदर फीमेल्स जो वो कैरियर होती है और मेल प्रोजेनी हमेशा इसके अंदर पीड़ित होती है। तो एक्स लिंक्ड ये डिजीज़ कहलाती है, जो कि एक रेसेसिव डिजीज़ है और सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसका जीन उपस्थित होता है। आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे किस प्रकार से फीमेल एक कैरियर का काम करती है और मेल हमेशा जो है उसके अंदर पीड़ित होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर फादर इज विद हीमोफीलिया XY, जीन इज हैविंग एक्स क्रोमोसोम इज हैविंग H लिखा हुआ है। H लिखने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ये हीमोफिलिक है, और XY क्रोमोसोम जो है इसके अंदर होने के साथ ही ये क्योंकि सिंगल क्रोमोसोम है और उसके ऊपर भी जो है हीमोफीलिया का जीन मौजूद है, तो ये पेशेंट
दैट इज कॉल्ड एज हीमोफिलिक पेशेंट होता है। और अगर ये नॉर्मल मदर से है जो कि XX क्रोमोजोम लिए हुए होती है, अगर इसे क्रॉस कराया जाए तो इसकी जनरेशन के अंदर जो पॉसिबल आउटकम है वो मेल नॉन हीमोफिलिक होगा, जबकि फीमेल जो इसकी कैरियर होगी। XX when one X chromosome is having a hemophilic gene and another X is normal, then they becomes the carrier. When XY father unaffected by hemophilia, और हम कह सकते हैं नॉर्मल मेल को अगर हम कैरियर मदर से क्रॉस कराएं तो नीचे अगर हम देखेंगे तो इसके जो 4 प्रकार के आउटकम हो सकते हैं। यहाँ पर 25% नॉर्मल मेल होगा और 25% जो है वो हीमोफिलिक मेल बनेगा, जबकि 25% इसके अंदर फीमेल जो है वो XX नॉर्मल होगी और 25% जिसके अंदर कैरियर होगी। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी X क्रोमोसोम अकेला एक्सप्रेस होता है वहाँ पर इस रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो हीमोफिलिक जीन जिस X क्रोमोसोम के ऊपर होता है वो अगर अकेला एक्सप्रेस होता है PD के अंदर, तो वो जनरेशन जो है वो हीमोफिलिया के द्वारा अफेक्ट होती है। इसी प्रकार से अगर हम इस क्रॉस के अंदर अगर कोई हीमोफिलिक मेल को कैरियर फीमेल के साथ क्रॉस कराएं तो इसके अंदर भी जो 4 प्रकार के आउटकम हो सकते हैं। नीचे आप देखेंगे 25% सन जो है वो नॉन हीमोफिलिक होंगे और 25% फीमेल जो है वो हीमोफीलिया का कैरियर होगी और 25% जो है वो हीमोफीलिया का पेशेंट होगी, जबकि मेल जो है 25% वो हीमोफिलिक होगा। तो यहाँ पर ये 4 प्रकार के आउटकम इस स्लाइड के अंदर आपको दिखाए गए हैं। किस प्रकार से X क्रोमोजोम जो कि H या कह सकते हैं हीमोफिलिक जीन को लेकर कैरी करता है और वो आगे से आगे पीढ़ी में इस कैरेक्टर को हीमोफिलिया के कैरेक्टर को पहुँचाने का कार्य करता है। फीमेल सफरिंग फ्रॉम द डिजीज ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। हीमोफिलिया के लक्षण फीमेल में जब भी पैदा होंगे कि जब फीमेल जो है वो होमोजाइगोटिक कंडीशन के अंदर होगी, उसके अंदर दोनों ही X क्रोमोसोम ऐसे होंगे जिनके ऊपर हीमोफिलिया का जीन मौजूद है, जबकि फीमेल सामान्यतः जो इसके अंदर रेयर हीमोफिलिक होती है और ये ज़्यादातर समय वो कैरियर होती है। और फादर जो है ऐसे केसेज के अंदर अगर हीमोफिलिक होगा तभी कैरियर फीमेल के साथ में क्रॉस कराने पर फीमेल जो वो हीमोफिलिक उत्पन्न होगी। सामान्यतः अफेक्टेड ट्रांसमिट्स द डिजीज ओनली टू द सन नॉट टू द डॉटर। ज़्यादातर केसेज के अंदर जो है फीमेल जो वो कैरियर का कार्य करती है और मेल जो है वो हमेशा इसमें पीड़ित होता है। दूसरा सेक्स लिंक्ड डिजीज जो है जो कलर ब्लाइंडनेस कहलाती है। द एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर इन विच पर्सन कैन नॉट आइडेंटिफाइड फ्यू कलर्स। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा रोग है जिसके अंदर जो है पेशेंट जो है वो रंगों के बीच में फ़र्क नहीं कर पाता है। द नॉर्मल ह्यूमन रेटिना कंटेंस 2 काइंड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। एक रोड सेल्स होती है जो कि लो लाइट के अंदर काम करती है, दूसरी कॉन सेल्स होती है जो कि एक्टिव डे लाइट के अंदर कार्य करती है और कलर के रिस्पॉन्सिबल के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, परसेप्शन के लिए जिम्मेदार होती है। नॉर्मली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कॉन्स, ईच वन सेंसिटिव टू ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंस। रेड कॉन्स जो है वो 64% होती है। इसी प्रकार से ग्रीन कॉन्स जो 32% होती है और 2% जो है वो ब्लू कॉन्स होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस के अलग अलग प्रकार जो है इसमें देखे गए हैं। मोनोक्रोमेटिज्म in which the condition of the complete color blindness in which all color appears as a shades of grey। ऐसा कलर ब्लाइंडनेस जिसके अंदर सारे के सारे कलर जो है वो ग्रे के शेड में दिखाई देते हैं, उसे हम मोनोक्रोमेटिज्म कहते हैं। दूसरा होता है डाइक्रोमेटिज्म, द कंडीशन ऑफ पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस इन विच ओनली 2 कलर्स आर परसेप्टिबल, रेड ग्रीन और ब्लू येलो। तीसरा प्रकार जो है वो डेल्टोइनिज्म है जिसमें कंडीशन ऑफ कलर ब्लाइंड पर्सन हु अनेबल टू आइडेंटिफाइड रेड और ग्रीन कलर। इसमें वो रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो हम देख सकते हैं नीचे किस प्रकार से जो है एक लाइट के अंदर जो ट्रैफिक लाइट दे रखी है उसके अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों दिखाई दे रहे हैं। रेड, येलो और ग्रीन तीनों दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी लाइट के अंदर सारे के सारे ग्रीनिश येलोइश दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से एप्पल का एग्जाम्पल भी जो है रखा हुआ है उसमें, ऊपर तीनों ही कलर जो है वो ग्रीन, येलो और रेड दिखाई दे रहे हैं, जबकि नीचे जो है वो सारे के सारे येलोइश दिखाई दे रहे हैं। चौथा प्रकार है प्रोटोनोपिया, द कलर ब्लाइंडनेस करेक्टराइज्ड बाय डिफेक्टिव परसेप्शन ऑफ रेड एंड कन्फ्यूजन ऑफ रेड ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन। और एक और प्रकार है जिसके अंदर जिसको हम ड्यूटेरोपोनिया कहते हैं, ए फॉर्म ऑफ कलर ब्लाइंडनेस करेक्टराइज्ड बाय इनसेंसिटिविटी टू ग्रीन।
ग्रीन के प्रति इंसेंसिटिविटी होती है और वो सामान्यतः जो है वो ग्रीन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और वो जो है ग्रीन कलर उसको ग्रीन नहीं दिखाई देता है। नीचे आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है, एक साइड के अंदर जो है ग्रीन, रेड और बाकी सारे कलर दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो किस प्रकार से ग्रीनिश कलर जो है वो किस प्रकार से ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से नीचे भी जो उदाहरण के अंदर आपको जो येलोइश टाइप का कलर जो है उसके अंदर वो शो कर रहा है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर हम देख करके बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो कलर ब्लाइंड है उसको ग्रीन कलर जो है वो ग्रीन नहीं दिखा करके जो है वो दूसरा येलोइश या आप देख सकते हैं जो वाइटिश प्रकार का जो है कलर उसके अंदर या ग्रेइश साइड के अंदर जो है वो शेड दिखाई देता है। तो ये कलर ब्लाइंड के लक्षण होते हैं। तीसरा रोग जो कि मैंने बताया था आपको सिकल सेल एनीमिया के रूप में, जिसके अंदर एक सिंगल जीन म्यूटेशन से ये रोग उत्पन्न होता है। और सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो कि पेशेंट जो इसमें अफेक्टेड होते हैं उनके अंदर जो उसकी आरबीसी होती है वो आरबीसी गोल नहीं होने के बजाय सिक्कल के शेप की हो जाती है, दराती के आकार की हो जाती है और उसके अंदर आरबीसी की मात्रा में कम होने के कारण हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण ऐसे पेशेंट्स हैं वो एनीमिक हो जाते हैं। और ऐसे एनीमिक पेशेंट जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है उनके अंदर सिंगल जीन म्यूटेशन से ये प्रक्रिया होती है। हम देख सकते हैं जो हीमोग्लोबिन का जो जीन है उसके अंदर जो नॉर्मल एडल्ट है उसके अंदर जीएजी जो वो ग्लूटामिन के लिए कोड करता है और अगर ये म्यूटेशन होकर के और यहाँ पर जो ग्लूटामिन का जीन है यहाँ पर ग्लूटामिन की जगह अगर वेलिन आ जाता है तो वेलिन आने के कारण जो है हीमोग्लोबिन जो है वो सेंसिटिव हो जाता है और इस कारण से इसके अंदर जो है सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। तो ये सिंगल जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन का एक अच्छा उदाहरण है जिसके द्वारा हम सिकल सेल एनीमिया को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण हमने आपको यहाँ पर सेक्स लिंक डिजीज़ के जिसके अंदर हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के दिखाएं और सिंगल जीन म्यूटेशन का उदाहरण हमने जो है वो सिकल सेल एनीमिया के रूप में यहाँ पर आपको दिखाया है। तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है उसके अंदर 3 प्रकार के सिस्टम जो है वो काम करते हैं, XO सिस्टम एंड द सेकेंड सिस्टम इज XX दैट XY सिस्टम एंड थर्ड सिस्टम that is ZW and ZZ system. Thank you very much.